मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये अगर नहीं है, ये स्पष्ट है। ये जो आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी के जो नेता हैं, ये झूठ के ही बुनियाद पर बनी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल की बात लीजिए, आज देश की जनता, दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं। ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं। जिनको 40-60 साल से किसी ने रायबरेली में और अमेठी में चैलेंज नहीं किया, वो आज चैलेंज्ड हो गए और इन चैलेंजेस के कारण अमेठी उनके हाथ से निकल गई, उनको वायनाड भागना पड़ा। कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो निकाला, उसके पैरा 1, 5 और 6 में उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा कि हम माइनॉरिटीज़ को हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। अब सीएए है तो सीए में हिंदू भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, जैन भी आते हैं। आता कौन नहीं है? मुस्लिम नहीं आता है। आप सीए का विरोध कर रहे हो, इसका मतलब आपके लिए माइनॉरिटी और नहीं है कोई, सिर्फ मुस्लिम है। अब ये संविधान की किताब को लेकर के घूमता है राहुल गांधी, पढ़ते नहीं है, मुझे मालूम नहीं कि इनकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है। स्पष्ट लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि देयर विल बी नो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आपने बात की, ये आपके जो आका हैं विदेश में बैठे हुए बड़े बड़े बाल वाले, वो आपको समझाते, वही आपके फ्रेंड फिलोसफर गाइड है ना। वो आपने मंदिरों में जाने का काम और ये धोती पहनने का काम और ये टिक्का लगाने का, चंदन लगाने का, ये काम आपने, मुझे एक तस्वीर दिखा दीजिए ना यूपीए के गवर्नमेंट में किस मंदिर में आप गए हो। इनको ये भी नहीं मालूम कि जनेऊ ऐसे पहना जाता है या इधर से पहना जाता है। ममता जी को दिख गया है कि बंगाल उनके हाथ से निकल रहा है। वो कोई बहुत स्टेबल माइंड की हैं, ऐसा उनका कर्तृत्व हमने नहीं देखा है। वो हमेशा ही अनस्टेबल रहती हैं। ये वोट के खातिर नेशन से कॉम्प्रोमाइज करती हैं। मैं बहुत सीरियस चार्ज लगा रहा हूं। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Since we are in the thick of elections, all our podcasts these days are about the elections. Today we speak to the president of the Bharatiya Janata Party, Mr. J.P. Nadda. The Prime Minister Narendra Modi in his campaign speeches gives the impression that the party has already secured the required number in the 4 phases of polling. So we asked Mr. J.P. Nadda about what he thinks about that. In terms of members, BJP claims to have over 170 million members as of October 2022. It's considered to be among the world's largest political parties. Let's get cracking to ask Mr. Nadda what it takes to make the BJP that election-winning machine. Thank you so much, sir, for speaking to us in the middle of the elections. I understand it's a very busy period. So very glad that you could find time to speak to ANI. Pleasure is mine. I'd like to begin by asking you about the 400 par target that you began the election with. After these phases of election, where do you think you've reached, and was it too ambitious a target, or do you feel you're getting close to it? नहीं, हम बहुत स्पष्ट हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस लेकर के आने वाली है जी। और जो अभी 4 फेज़ के चुनाव हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैंडेट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एक तरफा जिसको हम कहते हैं वन साइडेड, वह सपोर्ट मिल रहा है। और जो हमारी स्टेट्स हैं वहाँ तो मिल ही रहा है। जिन स्टेट्स में हम कमज़ोर थे या जहाँ हमारा बेस नहीं था, वहाँ भी हमारा वोट शेयर बहुत बढ़ा है और हम सीट शेयर में भी हम इंक्रीज़ किए हैं। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि हम अपने 400 प्लस एनडीए के टारगेट को हम कंप्लीट करेंगे और हम उसी हिसाब से अपने टारगेट पर चले हुए हैं। अगर टारगेट अचीव हो जाता है और तीसरी बार बीजेपी की सरकार आती है, कंसेक्यूटिव तीसरी बारी, एंड यू एज प्रेसिडेंट, इट्स ऑल्सो अ पर्सनल विक्ट्री, इट वुड बी अ पर्सनल विक्ट्री फॉर यू ऑल्सो, तो आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये अगर नहीं है, ये स्पष्ट है। ये हमारे विरोधी भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो वो प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे और 4 जून को ये नतीजा स्पष्ट हो जाए, इसलिए अगर का सवाल नहीं है।
दूसरी बात यह है कि मैं इसको इसी तरीके से एक अध्यक्ष के रूप में लेता हूं कि मेरा ये सौभाग्य है कि यह अभी वैसे गौरव काल और आगे देखना है, लेकिन उस गौरव काल में हम भी एक पार्ट एंड पार्सल हैं और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता दिन रात एक करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है। इसलिए खुशी भी होगी और मन को संतोष भी होगा और देश के लिए हम नेतृत्व के मोदी जी के नेतृत्व में हम एक अच्छे उपकरण, गुड इंस्ट्रूमेंट इन ब्रिंगिंग चेंज एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ द डेवलप्ड इंडिया, उसमें हम अपना पॉजिटिव रोल अदा कर पाएंगे। इस बात की हमको खुशी होगी एंड दिस विल बी एन हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर अस। हम सबके लिए ऐतिहासिक मौका है कि हम उस बड़े संकल्प के लिए, बड़े कमिटमेंट के लिए हम सब लोग उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे और उसके गवाह भी रहेंगे। सो मैं इलेक्शन के और सवालों पर बाद में बात करूंगी। पहले तो जो न्यूज़ी एलिमेंट है, अभी कुछ ही देर पहले आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा कि जो स्वाति मालीवाल के साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो बीजेपी की एक साजिश थी, इट वाज अ कंस्पिरेसी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी के जो नेता हैं, ये झूठ के ही बुनियाद पर बनी पार्टी है और झूठ के ही बुनियाद पर यह पनपी हुई पार्टी है और इसकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो नहीं माइनस में है। अरविंद केजरीवाल की बात लीजिए, आज देश की जनता, दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं, हर तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। व्यक्तिगत जीवन में मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, मैं पार्टी नहीं बनाऊँगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं महिलाओं की रक्षा करूंगा। कौन सी बात उन्होंने फॉलो की? मैं मकान नहीं लूँगा, मैं गाड़ी और कॉन्वॉय लेकर नहीं चलूँगा। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। कौन सी बातों को उन्होंने फॉलो किया? पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, आज गलबाइयाँ करके उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार में जेल पे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रियायत पर कुछ दिन के लिए बाहर आए हैं। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? बीजेपी ने रची है। जो अखिलेश यादव के समय जो उन्होंने से पूछा गया लखनऊ में, हाँ, तो एक बार माइक बाएं खिसकाया, फिर एक बार दाएं खिसकाया और चेहरा देखिए आपके, वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं। आपने जो किया है महिलाओं के साथ, जो महिला सम्मान के ऊपर जो आपने जिस तरीके से कुठाराघात किया है और आपके घर में हुआ है। और इस पार्टी का कल्चर क्या है? कभी चीफ सेक्रेटरी घर में पिटता है, कभी महिला पिट रही है। ये कल्चर क्या है? आप ये देखिए, इसको घटना को सिर्फ इतना ही मत लीजिए, ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं और किसी ऐसे तैसे को नहीं, महिला को, और वो भी राज्यसभा की सांसद जो इनकी पार्टनर रही है, फाउंडिंग मेंबर रही है। ये इनकी सोच है, इनकी इतनी गिरी हुई सोच है। और चीफ सेक्रेटरी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ सेक्रेटरी, वो पिट जाता है। तो ये आपका कल्चर बताता है, आपकी संस्कृति बताती है और आप एक्सपोज्ड हैं। और दूध का दूध, पानी का पानी का होगा। दिल्ली की जनता इसका जवाब मांगेगी। बट दे आर सेइंग कि स्वाति जी जो हैं वो शी फेल्ड फॉर अ ट्रैप। क्या स्वाति जी ने आपसे मदद मांगी, आपकी पार्टी से मदद मांगी थी? हमें हमारे कभी नज़दीक भी नहीं आए, ना हमारी कभी बातचीत है। और हम तो छोड़िए, हमारे पार्टी के भी ये हमारा तरीका नहीं है। हम तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, जो बात होती है वो होती है। इस तरीके से हम नहीं काम करते हैं और इस तरीके से किसी को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। आप
यानी आपकी चोरी पकड़ी जाए तो आप कोतवाल को डांटने लगोगे, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि अभी मतलब हर मीटिंग में वो कह रहे हैं। दो बातें हैं जी। सबसे पहले कि उनकी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी पार्टी की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके नेताओं की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और केजरीवाल की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। झूठ के बुनियाद पर बैठे हुए ये पार्टी और ये व्यक्ति है। दूसरा, ये किसी भी स्तर तक नीचे उतर सकते हैं, कोई भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी आरोप दूसरे पर टिकता नहीं है, और इनसे कोई भी आरोप, इनसे ये बच नहीं पाते हैं। तो मेरा आरोप है चीफ सेक्रेटरी की पिटाई हुई, मेरा आरोप है महिलाओं की, वो वीडियो में भी आप देख रहे हैं, जो उन्होंने वीडियो रिलीज़ किया उसमें भी आप आवाज़ सुन रहे हैं, वो किसकी आवाज़ है? सर वो कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी जो है वो मोदी जी की गारंटी नहीं है, वो अमित शाह की गारंटी है, क्योंकि मिडवे थ्रू द टर्म प्रधानमंत्री जो हैं वो अमित शाह को कमान सौंपेंगे। और उसके बाद तो जब भी उन्होंने आज ही कहा कि आप जब वोट देने जाएंगे आंख बंद करके अपने मन में सोचिए कि आप अमित शाह को वोट दे रहे हैं। उन्होंने पूरा एक्टिंग करके दिखाया कि आप जब कमल पर निशान डालेंगे तो आप अमित शाह को वोट देंगे। एक उन्होंने वो कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि योगी जी को 2 महीने में बदलेंगे। कहते बीजेपी के किसी भी नेता ने इसका खंडन नहीं किया, ना योगी जी के सपोर्ट में कुछ कहा है आज तक। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि केजरीवाल जी अपने परिवार की चिंता करें। उनके यहाँ जब वो जेल जाएंगे दोबारा, तो उसके बाद उनके यहाँ किसने संभालना है उसकी चिंता करें। वो शायद जेल ना जाए कह रहे हैं। वो तो समय बताएगा। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैंने देखा है उसमें तो जाना है, उसके हिसाब से तो जाना है। अब ये जितने, मैं क्या कह रहा हूँ, षड्यंत्र, फरेब, ये सब इनके जीवन में इनबिल्ट है, ये अलग नहीं है, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं, इनकी फितरत में है। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। पूरे 5 साल वो प्रधानमंत्री रहेंगे और आगे भी वही हमारे नेता होंगे, उनके ही नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। इसलिए हमारी पार्टी की चिंता न करें। और मैं सबसे पहला व्यक्ति था जिसने 1 घंटे के अंदर ट्वीट किया था कि कोई 75 में रिटायर होने की बात नहीं है। आई वॉज द फर्स्ट टू से दैट। और पार्टी ने, सबने उसको ओके किया। सभी चीफ मिनिस्टर्स ने उस पर अपनी तरफ से ट्वीट किया, उसको सपोर्ट किया, और सभी वरिष्ठ नेताओं ने किया। इसलिए हमारी पार्टी की वो चिंता ना करें और वो अपने बारे में सोचें। वो किसको लाना चाहते हैं, पत्नी हैं, बाकी सब हैं, बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं, वो बताएंगे। सर, आपने विमेन एट्रोसिटीज़ के ऊपर कहा, महिलाओं के ऊपर। जब विमेन एट्रोसिटीज़ की बात होती है या महिला सम्मान की बात होती है, तब प्रज्वल रेवन्ना का केस ऊपर उठता है, और दूसरी तरफ मणिपुर में जो हुआ था वो घटना जो है, इन दोनों इश्यूज़ पर बीजेपी हैज़ टू गो ऑन द बैक फुट, क्योंकि वो डिफेंस करना मुश्किल हो जाता है आपको। नहीं, कोई बैक फुट पे जाने की बात नहीं है। हम लोगों ने उसी समय HD कुमार स्वामी ने उनको पार्टी से एक्सपेल किया था, और हम लोगों ने उसको, उस समय उन्होंने हमसे चर्चा की थी। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, हम कोई इस तरीके की घटना को सपोर्ट नहीं करते हैं, और हम उस पर स्टैंड बाय करते हैं। जहाँ तक मणिपुर की घटना है, हमने उसको भी अमानवीय कहा था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर ने हर कदम उठाए थे, और हम इसको सीरियस घटना मान करके, और ये मानवता विरोधी है, ये हम मान करके चलते हैं। और ये हम शब्दों में नहीं कह रहे, हम दिल से मानते हैं। इस तरह की घटनाओं को हम बिल्कुल नीचे तक दबाने का प्रयास करते हैं। जी, मैं चुनाव पर आती हूँ अब। उत्तर प्रदेश में रायबरेली में सोनिया गांधी ने स्पीच में कहा कि रायबरेली की जनता से बात करते हुए कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंपती हूँ। प्रियंका गांधी भी अमेठी और रायबरेली में जब कैंपेन करती हैं तो कहती हैं कि मेरा पारिवारिक संबंध है आप लोगों के साथ, और बीजेपी समझती नहीं है इस पारिवारिक संबंध को। वो इसको दे कॉल इट नेपोटिज्म, और दे कॉल इट जो भी टर्म आप देते हैं, दे कॉल इट दैट। अखिलेश भी कहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है अगर परिवार को राजनीति के साथ जोड़ा जाए। हमने कभी मना तो नहीं किया मोदी जी और योगी जी को परिवार बढ़ाने के लिए, आप परिवार बढ़ाइए। यही बात लालू जी और उनके पुत्र भी यही कहते हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? सबसे पहली बात,
मैं रायबरेली और अमेठी के बारे में कहूँगा। पहली बात तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के राजनीति की संस्कृति, कल्चर, डेफिनेशन, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग इसको बदल दिया है। पहले लोग इलेक्शंस इमोशनल कार्ड्स पर, जाति पर, धर्म पर इमोशंस को एग्रेवेट करके चुनाव के मुद्दे बनाया करते थे। मोदी जी के नेतृत्व में नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी के नेतृत्व में डेवलपमेंट ऑफ ऑल, अपीसमेंट टू नन। मोदी जी के राज में रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। और सबसे पहली बात, बड़ी बात, कि मोदी जी के राज में डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, विकासवाद। अब ये लोग जो कंफर्ट जोन में थे अभी तक, जिनको 40-60 साल से किसी ने रायबरेली में और अमेठी में चैलेंज नहीं किया, वो आज चैलेंज्ड हो गए इस संस्कृति के कारण। पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, जो कहा था वो किया, जो नहीं कहा वो भी करके दिया। ये नए नए चैलेंजेस खड़े हुए और इन चैलेंजेस के कारण अमेठी उनके हाथ से निकल गई, उनको वायनाड भागना पड़ा। अब रायबरेली संभालने वाला कोई नहीं है, माता जी आ गई तो वो रायबरेली पहुंचे। अब इनके पास कोई कर्म तो है नहीं, कोई इन्होंने लास्ट 60 ईयर्स में, 70 ईयर्स में रायबरेली की या कोई अमेठी की तस्वीर बदली हो, ऐसा तो है नहीं। 30,000 हाउसेस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, मोर देन, मुझे बताया गया कि मोर देन 100+ विलेजेस विदाउट रोड्स। कैसा अमेठी था, कैसी रायबरेली थी रही, किस तरीके। तो इनके पास कुछ बोलने को नहीं है। नाउ वेरी, जिसको हम कहेंगे चालाकी से, अब ये इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने 2 दिन पहले देखा होगा, माँ फोटो दिखा रही है। अब समय है फोटो देखने का? ये किसको आप बना रहे हो? अब भारत की जनता बहुत आगे निकल गई है, ये एल्बमों से नहीं चलने वाली जनता है। भारत की जनता यथार्थ मोदी जी के नेतृत्व में जो सब्सटैंशियल चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ आया है, उसको देखना चाहती है। इसलिए they have got nothing to contribute. They cannot speak even one sentence on the development of Raebareli. They cannot. वो बोल नहीं सकते। तो इनको क्या करना होगा? मेरे नाना आते थे, मेरे दादा आते थे, मेरी दादी आती थी, मेरी माँ आती थी, अब मैं बेटे को सौंप रही हूँ। सर, पर कभी कभी ये इमोशनल कनेक्ट्स चलती हैं। जब उन्होंने जैसे स्पीच दिया ना कि मैं अपने पिता का शव लेके आई थी, टुकड़ों में था, ये सब थोड़ा बहुत कनेक्ट होता है। ठीक है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं जो इमोशनल चीज़ है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अब भारत की जनता इमोशन पर स्वेड नहीं होने वाली है। अब भारत की जनता, रायबरेली की जनता रिजल्ट ढूंढती है, अमेठी रिजल्ट ढूंढती है। और वो अमेठी में हम लोगों ने रिजल्ट दिखाया है, उत्तर प्रदेश में दिखाया है, उनको दिख रहा है और उनकी चाहत है। वो ये तो नहीं चाहेंगे ना कि एक परिवार की सेवा करते करते हम अंधेरे में बैठे रहें। वो ये तो नहीं चाहेंगे ना कि परिवार की सेवा करते करते हम बगैर सड़कों के रह जाएं। वो ये तो नहीं चाहेंगे ना कि हम परिवार की सेवा करते करते अपने यहाँ स्कूल कॉलेज ना खुलें, हमारे बच्चे स्कूल ना जा सकें, हमारे बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो, हमारे बच्चों का इनॉकुलेशन नहीं हो, हमारे यहाँ कोई हेल्थ की फैसिलिटीज़ ना बने, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज नहीं हो। इन सब से इनको वंचित रखा रायबरेली की जनता को, और रायबरेली की जनता इन मामलों में गुस्से में है, वो जवाब देगी। सर, आपने जो कहा था डेवलपमेंट एजेंडा, और अभी आपने लिस्ट गिनाया, इफ़ आई टेक यू बैक लास्ट मंथ एट दिस टाइम, सभी विशेषज्ञ, सभी इलेक्शन एनालिस्ट, सभी न्यूज़पेपर्स में यही चल रहा था कि फर्स्ट राउंड तक तो यही बात चल रही थी कि हाँ, विश्व गुरु, विश्व मित्र, विश्व बंधु जी, ऑल द ग्रुपिंग, सब कुछ इट वाज वर्किंग ऑन दैट लेवल। फिर पता नहीं क्या हो गया इलेक्शन के दौरान, फिर वही जाति पे बात उतर आई, फिर वही मुसलमान, मंगलसूत्र, ऐसी बातें उतर आई। तो आप कहते हैं कि जब वोट देते हैं इमोशन पे नहीं देते हैं, पर अब वही बात हो गई कि जाति पे, किसी समुदाय पे, इस पे इट्स बिकम, द नैरेटिव इज अगेन बिकम दैट। वही ऐसे लगता है इट्स बैक टू द 90s, मंडल का मंडल के इश्यूज फिर से आ गए हैं। देखिए, हमें समझना होगा स्मिता जी, हमें बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि डेवलपमेंट इज़ द इशू, कोर इशू।
और विकसित भारत का संकल्प 2024 में हम इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अब कुछ लोग विश्व गुरु की बात भी करते हैं, लेकिन हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग नेशन, और स्ट्रॉन्ग नेशन और इंटरनेशनली ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये हम मान करके चलते हैं। हुआ क्या कि मोदी जी ने बहुत मेहनत करके 10 साल के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को आगे बढ़ाया और 25 करोड़ के लोगों को गरीबी की रेखा से निकाल लिया। हम नहीं बोलते, IMF बोलता है, हम नहीं बोलते, नीति आयोग बोलता है, ठीक है। हम 5th इकॉनमी हो गए, हम 3rd इकॉनमी की तरफ छलांग लगा रहे हैं। ये सब हम लोग करते रहे। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े, इसके लिए हमने एम्पावरमेंट किया और उसको हम एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाया। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि किस जाति को हमने इसमें से फ़ायदा दिया, किस धर्म को इन्होंने फ़ायदा दिया, सबके लिए बराबर 10 साल में। इसलिए भारत की राजनीति एक जिसको कहते हैं सबको साथ लेकर के चलने वाली राजनीति चल रही थी। कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो निकाला, उसके पैरा 1, 5 और 6 में उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा कि हम माइनॉरिटीज़ को हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। क्या लिखने की जरूरत थी? क्या उद्देश्य था? ये हनी कोटेड, शुगर कोटेड भी मैं नहीं कहूंगा, हनी कोटेड सोसाइटी में पॉइजन घोलने का काम था, जिसको मोदी जी ने एक्सपोज किया। ये हनी कोटेड था। जब हम सबको डेवलपमेंट की ओर ला रहे, हमने तो, मोदी जी ने तो कभी नहीं कहा कि बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम भाइयों ने 10 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना में फ़ायदा लिया है। बड़ी संख्या में हमारे आयुष्मान भारत में लोगों ने, मुस्लिम कम्युनिटी को एम्पावर हुई है। बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम भाई किसान को किसान सम्मान निधि मिल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में गरीब कल्याण अन्न योजना में हो। हमने तो कभी सोसाइटी को, मोदी जी ने तो कभी नहीं डिवाइड किया। ये वाक्य लिखने की आवश्यकता क्या थी? और दूसरी बात, कांग्रेस की माइनॉरिटी का मतलब माइनॉरिटी नहीं, मुस्लिम है। मनमोहन सिंह ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में कहा है कि द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इज ऑफ मुस्लिम्स। ही हैज रीइटरेटेड is of minorities, especially Muslims. ये कहा था हाँ, तो उन्होंने। वही हुआ ना, वाक्य तो वही हुआ, माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम्स। अब CAA है तो CAA में हिंदू भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, जैन भी आते हैं। आता कौन नहीं है? मुस्लिम नहीं आता है। आप CAA का विरोध कर रहे हो, इसका मतलब आपके लिए माइनॉरिटी और नहीं है कोई, सिर्फ मुस्लिम है। और लाना कहाँ से था? इस्लामिक देशों से। कौन सा देश? पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। इसका मतलब आप मुस्लिम परस्त हैं और आप मुस्लिम को कभी भी इंडियन की यूनाइटेड पॉलिटी में नहीं लाना देना चाहते, आप उसको सेपरेट रखना चाहते हैं। जब आप उसको सेपरेट रखना चाहते हैं तो आप स्पेशल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब आप देखिए, अब आप जब एक्सपोज करेंगे तो आप माइनॉरिटी शब्द तो आएगा ही आएगा। अब माइनॉरिटी शब्द आएगा तो माइनॉरिटी को फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मुस्लिम शब्द तो आएगा ही आएगा। तो ये सारी चीज़ें तो आएंगी ही। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आपने बात की, ये आपके जो आका हैं विदेश में बैठे हुए बड़े बड़े बाल वाले, वो आपको समझाते, वही आपके फ्रेंड फिलोसफर गाइड है ना, सैम पिट्रोडा। हाँ, वही आपके फ्रेंड फिलोसफर गाइड है। तो वो जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बताते हैं तो बहनों को मंगलसूत्र बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? आफ्टर ऑल आप ही बताइए कि स्मिता जी, घर तो आप ही संभालती हैं, घर को तो आप ही संभालती हैं। तो आफ्टर ऑल पुरुष कितना भी कमा ले, लेकिन घर तो गृहिणी ही संभालती है। तो वो मंगलसूत्र से उसको जोड़ करके बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? व्हाट डू यू मीन बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ? तो ये सारे इश्यूज आए और उससे अब ये संविधान की किताब को लेकर के घूमता है राहुल गांधी। पढ़ते नहीं है, मुझे मालूम नहीं कि इनकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है, लेकिन ये घूमते हैं उसको लेकर के, अंदर कितना पढ़ा है। लेकिन इनको मालूम नहीं, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में इतनी बड़ी डिबेट होने के बाद अम्बेडकर जी ने तय किया और ड्राफ्टिंग कमेटी में के चेयरमैन के रूप में स्पष्ट लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि देयर विल बी नो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ये जब आप ऐसा कुत्सित प्रयास आंध्र प्रदेश में आपने 4 बार किया, कर्नाटक में आपने 1 बार किया, और फिर वापस जब आपकी सरकार आई आप वापस लेकर के आए। तो आपका जो विशियस डिज़ाइन है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो,
और कभी भी भारत में हिंदू मुस्लिम को एक ना होने दो, कभी भी भारत के समाज को जुड़ने न दो। जिस बात को मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब कुछ करने के बावजूद भी कभी मुंह से नहीं कहा कि हमने किसी रिलीजन को फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास किया। इतना बड़ा काम मोदी जी ने किया और कभी भी उस बात को, ताकि समाज में विभाजित स्थिति ना आए, सबको साथ जोड़ करके एम्पावर करने की बात कही। राहुल गांधी कहते हैं जब मैं चाहूं मैं मोदी जी से कहलवा सकता हूं। जब उन्होंने संविधान उठाया तो आपको संविधान के बारे में बात करना पड़ा, जब उन्होंने मैनिफेस्टो में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को किया आपको एक्सप्लेन करना पड़ा। अब आज उन्होंने कहा कि जब मैं अडानी अंबानी कहता हूं आई फोर्स्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी टू से कि मीडिया अगर कवरेज उनको देती है उनके बुद्धिहीन विषयों को, जिसका बुद्धि से लेना देना नहीं है, किसी ने उनसे आज तक नहीं पूछा कि यू आर कैरिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन, डू यू नो दैट इट इज रिटन दैट रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होगा। नोबडी हैज आस्क्ड हिम क्वेश्चन। वो क्वेश्चन इंटरव्यूज नहीं दे रहे हैं। वही तो ठीक है। तो ऐसे लोग फिर नटखट तो होते ही हैं, ये तो बगैर के इशू का इशू बनाना जानते हैं, और फिर हमको तो रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जवाब देना पड़ता है। तो उनका तो कोई लेना देना नहीं है। वो तो राष्ट्र विरोधियों के साथ अफजल हम जिंदा है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े। उनको तो आप कैंडिडेट बना देते हो। आप कोई उनसे मीडिया पूछता नहीं है, कोई उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो ऐसे लोगों के हिम्मत और हौसले तो बढ़ेंगे ही कि जो राष्ट्रद्रोही ताकतों के साथ खड़े होते हैं, जो राष्ट्रद्रोही ताकतों को सपोर्ट करते हैं, उनको पेट्रोनेज देते हैं, और उनसे प्रश्न, अगर ऐसे एक वाक्य मैं बोल दूं तो आग लग जाए सारे देश में। बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट स्पीक्स लाइक दिस, लेकिन कोई उनसे पूछता नहीं है, इसलिए उनके हौसले बुलंद होते हैं। हम रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी के नाते हमको भारत की जनता को जवाब देना होता है, इसलिए हम देते हैं। See, there are many parties in the South जो कहते हैं कि it suits BJP's purpose कि राहुल गांधी पे निशाना हर वक्त लगाए, क्योंकि if it is मोदी बनस्पत राहुल, बीजेपी benefits from that. वो ठीक है Is ना? it true? नहीं, हम तो देखिए जिसको आप मीडिया सामने लाता है ऑपोजिशन में, हम उसके खिलाफ लड़ते हैं। मीडिया किसी और को तय कर ले, उसके साथ हम चर्चा करेंगे। मुद्दे कौन उठाता है? आफ्टर ऑल आप लोगों ने, उन्होंने खुद ने, उनकी जो इंडिया अलायंस है, उन्होंने जितने मुद्दे दिए वो राहुल के मुंह से निकले हैं। तो फिर हमको तो उसकी का जवाब देना पड़ेगा। वो सूट करता है या नहीं करता है, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमको तो वो नेशनल इश्यूज जो देश को कमज़ोर करते हैं और जो राहुल के मुंह से निकलता है, उसको हमको एक्सपोज करना है। आपने सारे पॉलिसीज़ गिने, प्रोग्राम्स गिने गवर्नमेंट के, वो रिलीजन एग्नोस्टिक हैं। इट डजेंट मैटर कि मुसलमान को घर मिल रहा है या हिंदू को घर मिल रहा है। जब आवास योजना में घर मिलता है तो गरीब को घर मिलता है। सो द प्रोग्राम्स आर रिलीजियस एग्नोस्टिक, लेकिन आइडियोलॉजी वाइज द पार्टी स्टिल रिमेन्स अ हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी। और प्रियंका गांधी ने आज एक इंटरव्यू में कहा कि अगर एक्चुअली देखें तो हम ज़्यादा धार्मिक हैं एज कंपेयर टू बीजेपी। बीजेपी सिर्फ शो करती है, लेकिन धार्मिक हम हैं। देखिए, ये बहुत लंबा डिबेट है स्मिता जी, पहली बात, क्योंकि हिंदू नेशनलिस्टिक पार्टी हम कहेंगे, हम इंडियन नेशनलिस्ट पार्टी है, वी आर नेशनलिस्टिक पार्टी। फेथ अपने अपने हैं, उन फेथ के प्रति उन फेथ के प्रति हम कमिटेड होते हैं। भारत का सांस्कृतिक विरासत जो हमको मिली है, उसके और हमको गौरव है, और सांस्कृतिक विरासत के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ऑल कोई भी नेशन आगे बढ़ता है तो उसकी एक लंबी विरासत होती है, उसके डूज डोंट्स, कल्चर, लैंग्वेज, थॉट प्रोसेस एक उसमें से निकलता है। वो जब हम देखते हैं तो उसको आप इंडियन बोलिए, हिंदू बोलिए, आप जो भी बोलिए, पर वो इंडियन है, वो भारतीय थॉट प्रोसेस है जिसमें से हम निकले हैं। तो इसलिए हम कहेंगे हम नेशनलिस्ट पार्टी हैं, और हम नेशनलिस्ट पार्टी के दृष्टि से हमारी जो थॉट प्रोसेस है, वो आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड में हम भारत के विचार की जो वैचारिक परंपरा है, उसको हम अपने साथ संजो करके उस विरासत को हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा थॉट प्रोसेस है। क्योंकि जब आप हिंदू शब्द बोल देते हो तो रिलीजन के साथ आप जोड़ देते हो, हम उसको संस्कृति के साथ जोड़ रहे हैं। वो थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस के दृष्टि से हम एक कार्य करने की शैली है, जिसको हम इंडियन स्टाइल ऑफ लिविंग बोलते हैं, इंडियन वे ऑफ लिविंग बोलते हैं, और हम नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब जब आपने दूसरा उसमें प्रश्न पूछा प्रियंका
प्रियंका गांधी कहती है कि धार्मिक वो हैं, वो हैं। क्योंकि वो हिंदू को एक धर्म के रूप में ठीक है लेते हैं, ना, धर्म। उसमें हमें इसमें तकलीफ कहाँ है? आप हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इतना जरूर मानते हैं कि बीजेपी के आने के बाद ही आपने मंदिरों में जाना शुरू किया। आपके भाई ने, आपने हिंदुओं, आपने मंदिरों में जाने का काम और ये धोती पहनने का काम और ये टिक्का लगाने का, चंदन लगाने का, ये काम आपने, मुझे एक तस्वीर दिखा दीजिए ना यूपीए के गवर्नमेंट में किस मंदिर में आप गए हो 2014 तक। आप कोई मुझे तस्वीर दिखा दीजिए, आप ही कोई ANI में कोई मुझे ऐसा शॉट दिखा दीजिए जिसमें ये धार्मिक, इन्होंने धर्म के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया है। आज भारत के भारतीय विचार के साथ ओतप्रोत आज का वोटर हो गया है। वह भारतीयता के साथ अपने आप को जोड़ता है और वो गौरव महसूस करता है, और इस गौरव को, और प्रधानमंत्री जी ने कभी भी पब्लिक लाइफ में उनकी संस्कृति के प्रति उनका डिवोशन, उनका अपनी आस्था के प्रति डिवोशन, और उसको उन्होंने हमेशा सार्वजनिक रखा और उसको आगे बढ़ाया है। इस कारण से आज साधारण मानवी भी अपनी संस्कृति का गौरव कर रहा है। आज राम मंदिर बनता है तो करोड़ों करोड़ों लोग आज उस आस्था के साथ जुड़ करके प्रफुल्लित होते हैं। तो ये लोग तो वोट के खातिर आज चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, इनको ये भी नहीं मालूम कि जनेऊ ऐसे पहना जाता है या इधर से पहना जाता है। तो ऐसे लोग हैं। अब ये धार्मिक है। प्रियंका जी, हम विथ ऑल ड्यू ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू आस्क, व्हेन हैज शी गिवन अ स्टेटमेंट कि वो धार्मिक है? इससे पहले उन्होंने कब ये स्टेटमेंट दिया? और आप हमारी तो कभी उनकी इस स्टेटमेंट को भी आप कॉग्निजेंस क्यों लेती हैं? क्योंकि इस प्रियंका के मुंह से निकला है, जिसने कभी धर्म के बारे में बोला ही नहीं है। जेपी नड्डा धर्म के बारे में बोले तो आप इट्स नो न्यूज, बिकॉज डेली में बोलता हूँ। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमको शैडो करते हो या मुझे आप उसको आप छुपाते हो। इट्स ए नॉर्मल थिंग। मैं अगर मंदिर जाता हूँ तो ये न्यूज़ नहीं बनती है, क्योंकि ये मेरे जीवन की शैली से जुड़ा हुआ काम है। नया काम तो आपने पकड़ा है, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। सर, हिंदुत्व की बात हो रही थी, अबाउट व्हाट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म। फॉरेन मीडिया अक्सर कहती है कि जब से मोदी जी आए हैं तो एक अग्रेसिव फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म आया है, अग्रेसिव फॉर्म ऑफ हिंदू नेशनलिज्म प्रैक्टिस बाय द बीजेपी। तो आपकी पार्टी में आर यू ट्राइंग टू बिकम मोर प्लूरलिस्टिक, गेट पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स इनटू योर पार्टी? बिल्कुल। मैं नॉट एज ए प्रेसिडेंट, इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये लेटर और स्पिरिट में है। हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम इसके लिए आउटरीच प्रोग्राम को लेकर के चले हैं, सब चीज़ें करके चले हैं, बट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन अपीजमेंट। तो इसलिए हम कहीं अग्रेसिव दिखते होंगे, लेकिन हमारी सबको साथ लाना है, लेकिन राष्ट्र के शर्तों पर, कोई इंडिविजुअल वोट के शर्तों पर नहीं लाना है। कोई हमको इंडिविजुअली कोई आपको बार्गेन करके तुमको हम ये दे देंगे इसलिए तुम आ जाओ, ये नहीं हमारा तरीका। हमारा तरीका ये है, नेशन बिलोंग्स टू ऑल, वी आर नेशनलिस्ट, every section of the society is nationalist, every religion is nationalist. We have to see to it that we work in that context, and in that context, उस context में आपका भी योगदान होना चाहिए। और हम आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अदर रिलीजन्स के लोगों के साथ मैंने डायलॉग किया है। देयर इज ए सी चेंज इन द थॉट प्रोसेस ऑफ मुस्लिम्स। वो जो आप पसमंदा मुस्लिम्स की तरफ आउटरीच कर रहे हैं, वो भी आउटरीच है, और क्रिश्चियंस में भी। In spite of this Manipur issue, हम लोग केरला में we have been able to convince them in the right perspective कि देश के पर्सपेक्टिव के दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का नज़रिया क्या रहा है, ये हमने बताने में हम सफल हुए हैं। जी, you know, in your party campaigns, there are many people who turn around and say, जो राम को लाए हैं उन्हें हम ले आएंगे। Now, this does make people a little uncomfortable कि एक तरफ मंदिर आपने कंस्ट्रक्ट किया, यू सेड ये आस्था का इशू है, ये कैंपेन नहीं, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये आस्था का विषय है। लेकिन जब ऐसे स्लोगन्स आते हैं, इट डज बिकम अ मिक्सिंग ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। नहीं, देखिए क्या है, पॉलिटी के कई शेड्स हैं। जो लोग, जो साधारण मनुष्य है, उसके कई शेड्स हैं। उन शेड्स के एक्सप्रेशंस हैं।
उन एक्सप्रेशंस में ये भी एक्सप्रेशन उनके लिए वर्क करता है। कोई इमोशनल कॉर्ड है, 10 तारे हैं, 10 धुन हैं, उसमें से कोई धुन ये भी बजती है, तो इस तरीके के लोग भी हैं जो उसके लिए आपको क्रेडिट देना चाहते हैं, तो वो देंगे। लेकिन हमारे लिए राम आस्था का विषय था, राम ऐतिहासिक विषय था। 500 साल राम वनवास में रहे, 14 साल जीवन में रहे, लेकिन लंबे समय उनको वनवास में रहना पड़ा। वो ढांचा की कहानी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। करोड़ों लोगों की आस्था थी। अब वो करोड़ों लोगों की आस्था आज सफल हुई है, तो वो उसके लिए अगर ट्रिब्यूट देना चाहें तो हम उनका मुंह तो नहीं रोक सकते, वो तो देंगे ही देंगे, वो दे। लेकिन हम उसके आधार पर वोट नहीं मांग रहे। वोट की बात करती हूँ हम। एक और बात चली थी कि दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ. Now that most of the election is restricted basically to the north और महाराष्ट्र and some of the east, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि नॉर्थ में आपकी सीटें कम हो रही हैं? बिल्कुल नहीं, हम नॉर्थ में अपने आप को इंटैक्ट रख रहे हैं, बिल्कुल हम मेंटेन करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हम उत्तर प्रदेश, हम हिमाचल, जम्मू, हरियाणा, ये दिल्ली, सब हम रिटेन करेंगे। हमारे को सीट में इजाफा, जो आपने साफ की बात की, वो तो साफ बता देते हैं। आंध्र प्रदेश में हमारे अलायंस की और हमारी सरकार बन रही है, और आंध्र प्रदेश में बीजेपी और तेलुगु देशम स्वीप कर रही है एमपी का भी चुनाव। हम तेलंगाना में डबल से ज़्यादा होने जा रहे हैं, तेलंगाना में हम अपनी टैली बता रहे हैं। और हम तमिलनाडु में हम अपना खाता अच्छे से खोल रहे हैं, कोई सिर्फ खाता नहीं खोल रहे हैं, अच्छे से खाता खोल रहे हैं। इस बार हम तमिलनाडु में, हम केरला में भी अपना खाता खोल रहे हैं, और हम कर्नाटक में अपने आप को हम मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए मेंटेन, पिछली बारी सिर्फ एक सीट तो 25, हाँ पिछली बारी ओनली 1 सीट वाज आउट, आपको 25 मिलेंगे? जी बिल्कुल, हम एक आधा इधर उधर हो सकता है, लेकिन हम मेंटेन करेंगे बिल्कुल कर्नाटक में। तो इसलिए साउथ में भी हम कांग्रेस और इनसे हम टैली में ज़्यादा होंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। उत्तर में तो हम मेंटेन करेंगे। और बंगाल, लेट मी कम टू बंगाल में हम, ममता जी को कुछ खास एलर्जी है आपसे और अमित शाह से? नहीं, उनको सबसे ही एलर्जी है, लेकिन ममता जी को दिख गया है कि बंगाल उनके हाथ से निकल रहा है, और इस बार हम बंगाल में अच्छी सीटें जीतेंगे, और वो माइनॉरिटी में जाएंगे, हम मेजॉरिटी में आएंगे। बंगाल में जो और उड़ीसा में हम सरकार बनाएंगे, और उड़ीसा में हम बीजेपी लैंडस्लाइड एमपी के चुनाव में जीत करके आए। वहाँ पर तो पांडेन जी कहते हैं कि आपके पास कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है ही नहीं जो पटनायक जी के आगे। वो राजस्थान में भी नहीं था, मध्य प्रदेश में भी नहीं था, छत्तीसगढ़ में भी नहीं था। 2 दिन में हमारे यहाँ हो जाते हैं, वो तो हम तय करते हैं तो हो जाते हैं। और बंगाल में जैसे आपने कहा कि यू गोइंग टू डू वेल, वहाँ पर जो हिंसा होती है उसका कोई इलाज नहीं है? है ना इलाज, बिल्कुल है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हमको उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन ममता जी का इंटेंशन ही नहीं क्लियर है। इंटेंशन, मैं बोलूँ डाउटफुल नहीं है, इंटेंशन विशिएटेड है, डूबियस है। वो नहीं चाहती हैं। आखिर देखिए, ये शाहजहां शेख के केस में आपने इतने दिन चुप्पी रखी, सीबीआई को इंक्वायरी देनी पड़ी, सीबीआई को इंक्वायरी हाई कोर्ट को देनी पड़ी, महिलाएं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, डेलीगेशंस जा रहे थे, आपके कान में जूं तक नहीं रहेंगी। वो तो कह रही हैं कि वो सारा आपकी तरफ से किया गया। अब यही मैं बोलता हूं ना, इसी को बोलता हूं कि डिसऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, डिसऑनेस्ट पॉलिटिशियन। मैं चीफ मिनिस्टर हूं और मेरे पास कोई केस आए, आई विल से आई विल इन्वेस्टिगेट इनटू इट, गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, फाइंड आउट व्हाई डिड यू कीप क्वाइट, और बाद में बोल दो कि बीजेपी का कॉन्कॉक्टेड है। व्हाट इज दिस? आपके बहुत ही निम्न स्तर के आपके स्टैंडर्ड्स हैं पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के, प्योर पार्टिजन। और एक बात और स्मिता जी, सबसे दुख की बात है कि ये वोट के खातिर नेशन से कॉम्प्रोमाइज करती है। मैं बहुत सीरियस चार्ज लगा रहा हूं जी,
कि ये नेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। ये जितना ये हमारे जो घुसपैठिए हैं, इन सब को प्रोटेक्शन देना, उनके आइडेंटिटी कार्ड बनाना, उनके राशन कार्ड बनाना, ये काम टीएमसी के वर्कर्स करते हैं और वोटर बनाते हैं। ये एंटी नेशनल काम है और उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ चेयर दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद द स्टेट, दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद नेशन। ये देश के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वो कहती हैं कि अगर आप इलेक्शन वहाँ जीत जाते हैं और अगर नेशनल इलेक्शन भी जीत जाते हैं, इसके बाद अब कोई इलेक्शन नहीं होंगे। दिस इज़ व्हाट शी इज़ टेलिंग एवरीबडी। और दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि CAA के लिए शी इज़ टेलिंग हर ऑडियंस, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, कि CAA का फॉर्म बिल्कुल मत करना, नहीं तो यू विल बी पिक्ड अप एंड थ्रोन आउट। ऐसा है, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये अब इनको दिख गया है कि इनके हाथ से बात निकल रही है, तो यह जो इन्होंने जो जिन लोगों को प्रोटेक्शन दिया है उनके मन में डर पैदा करके वोट लेने की कोशिश है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं ये साफ कह रहा हूँ कि ये सब एंटी नेशनल, देश के साथ गद्दारी करके हर कुछ हो सकता है वो करने का ये प्रयास कर रहे हैं। CAA किसी को बाहर से आने वाले को नहीं देना है। ये ममता समझती नहीं है क्या? ममता इतनी अनपढ़ है क्या? नहीं, समझदार है, जानती है। लेकिन वहाँ के लोग जो भोले भाले हैं और अनजान हैं, उनको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ये लोग तो आ गए हैं, ये तो 20-20 साल से यहाँ रह रहे हैं और ये रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण, धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए हैं। 23 से हमारी संख्या घट करके 3% हो गई हिंदू पॉपुलेशन। वो यहाँ पर आए हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मकान नहीं खरीद सकते क्योंकि सिटीज़न नहीं है, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि सिटीज़न नहीं है, मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि सिटीज़न नहीं है। इनको न्याय दिलाना काम है कि नहीं है? लेकिन तुम्हारा जो लार्जर काम है या लार्जर कंस्टिट्यूएंसी है, जो तुमने सेपरेट करके रख करके उनको मेन स्ट्रीम में आने से रोकती हो, उनको तुम, अब शब्द आएगा माइनॉरिटी, अब माइनॉरिटी बोलूँ या मुस्लिम बोलूँ वही आएगा, उनको तुम अलग रखने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए इस CAA का एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन और जिसको बोलेंगे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, एंटी नेशनल एक्टिविटी ममता जी कर रही हैं। इन योर व्यू, इलेक्शन के बीचों बीच, व्हाई डू यू थिंक शी सेड कि मैं अलायंस से बाहर आती हूँ और मैं आउटसाइड सपोर्ट दूंगी अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है? इलेक्शन के बीचों बीच ऐसे क्यों कहा? वो जाने, लेकिन सेल्फ सीकिंग इम्पोर्टेंस के लिए तो हमेशा ही वो कुछ करती रहती हैं। कभी भी अलायंस की मीटिंग में गई तो बीच में उठ के आना जाना, अपनी बात बोल करके निकल जाना, ऐसी सब चीज़ें चलती रहती हैं। क्योंकि नाम भी उन्होंने ही दिया था इंडिया अलायंस का, और उसके बावजूद इलेक्शन के बीचों बीच शी हैज़ डन दिस। मैं उनका थॉट प्रोसेस क्या है इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो कोई बहुत स्टेबल माइंड की हैं ऐसा उनका कर्तृत्व हमने नहीं देखा है। वो हमेशा ही अनस्टेबल रहती हैं, तो जैसा उनका तो एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ अबाउट लीडरशिप। यू कम आउट विद दिस कम्प्लीटली न्यू नेम्स समटाइम्स, जानते नहीं हैं लोग उन्हें, आप ग्रास रूट लेवल से निकाल के लोग लेके आते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं। सो दैट हैज़ बीन अ न्यू एक्सपेरिमेंट, वी सॉ दिस एंड हैपनिंग इन चीफ मिनिस्टर्स हु वर रिसेंटली अपॉइंटेड। लेकिन जैसे पंजाब हो या फिर दिल्ली हो, यहाँ पर आपने क्यों नहीं एक लीडरशिप जो अ फेस दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, आपने जैसे इग्नोर ही कर दिया इन दोनों राज्यों में, इफ़ यू वांट टू कॉल दिल्ली अ स्टेट? व्हाई वाज पंजाब इग्नोर्ड एंड व्हाई वाज दिल्ली इग्नोर्ड? नहीं, देखिए, पंजाब की कहानी तो अलग है। पंजाब की कहानी में हमें लंबा समय लगा अकाली से बाहर आने में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे नेतृत्व प्रकाश सिंह बादल जी के प्रति हमारा एक इमोशनल कनेक्ट था, और उस इमोशनल कनेक्ट के कारण हम बहुत बार ये जानते हुए कि हमें पंजाब में नुकसान हो रहा है अकाली दल के साथ चलने में, पिछली बार की सरकार हम जानते थे कि हम जा रहे हैं, लेकिन हमने वो अलायंस नहीं तोड़ा था। हम एक लंबी यात्रा करने के बाद आज हम अलायंस से बाहर निकल करके हम लड़े हैं और हम एक पार्टी के रूप में खड़े हुए। अब हमारा एक्सपेंशन चल रहा है। अगले एक इलेक्शन के अंतराल में हम लीडरशिप भी खड़ी कर रहे हैं और हम काडर को भी कैल्वनाइज कर रहे हैं। हम 23 सीटों पर लड़ते थे,
तो 23 सीट्स सारे शहर की होती थी, विलेज में हमारी एग्जिस्टेंस नहीं थी। हम पहली बार तो विधानसभा के चुनाव में अपने कमल के निशान को लेके गए हैं। इस समय हम एक्सपैंड कर रहे हैं। हमारा पंजाब में सीट शेयर तो नहीं बढ़े, वोट शेयर बढ़ेगा और वोट शेयर को हम आगे बढ़ाएंगे और उसी तरीके से हम उसको आगे ले जाएंगे और लीडरशिप भी वहाँ ग्रो करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली का जहाँ तक सवाल है, दिल्ली में निश्चित रूप से हम कोई लीडरशिप नहीं दे पाए हैं। हम प्रयासरत हैं और हम समय रहते इसका भी हम निवारण करेंगे। सर, एक और चीज़ एंड में पूछना चाहती हूँ कि आफ्टर द फोर्थ फेज मैनी पीपल आर सेइंग कि जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ है इस बार, आपने कई नए कैंडिडेट्स लिए हैं और कुछ जगहों पर जो बाहर से आए थे, दूसरी पार्टियों से आपकी पार्टी में आए थे, माइग्रेंट कैंडिडेट्स, आपने उनको टिकट्स दिए और जब उनको टिकट्स दिए, जो ग्रास रूट लेवल वर्कर है, जो चाहे आप पन्ना प्रमुख कह लीजिए, चाहे आप ग्रास रूट लेवल वर्कर कह लीजिए, दे हैव टू नाउ कैंपेन। जैसे महाराष्ट्र में दे हैव टू कैंपेन फॉर पीपल जिनके साथ उन्होंने सालों साल एक प्रतिद्वंदी माना उनको, अब उनके लिए कैंपेन करना पड़ रहा है। डिड द पार्टी टेक इन टू अकाउंट कि कुछ लोग जो हैं वो नाराज़ होंगे, शायद बाहर नहीं निकलेंगे कैंपेन करने के लिए? हैज़ इट इम्पैक्टेड ऑन योर कैंपेन इन एनी वे? दो किस्म की बातें हैं। एक है कि जो हमारे यहाँ पार्टी में आ गए और दूसरा है जो हमारे अलायंस पार्टनर बनने के कारण वो सीट्स उनको चली गई और वो फाइट कर रहे हैं। जो पहला श्रेणी है उसमें हम 3 चीज़ों को देखते हैं। नंबर 1, जिनको हम ला रहे हैं उनके लाने से पार्टी के एक्सपेंशन में क्या फ़ायदा मिलता है, ये सोल क्राइटेरिया होता है। हर एक को नहीं लाते हैं, जिसको भी लाते हैं उसके। तो अभी तो ऐसे लग रहा है कि जो भी आना चाहता है आप दरवाज़ा खोल के आप ऐसा नहीं। बहुत इस पर ड्यू एक्सरसाइज होती है। ड्यू एक्सरसाइज के बाद व्हाट वैल्यू एडिशन ही इज़ गोइंग टू गिव, नंबर 1। नंबर 2, हमारा कार्डर इंटैक्ट रहता है कि नहीं रहता है। नंबर 3, हमारे आइडियोलॉजिकल मूवमेंट को इंटैक्ट है कि नहीं है। हम इन तीनों का बैलेंस करते हैं और जिनको भी हम लेकर के आए हैं उसमें हमने तीनों चीज़ों को बैलेंस किया है। कार्डर भी इंटैक्ट रखा है। ऑफ कोर्स अब यहाँ पर एक नया आदमी आएगा तो 5 मिनट की हलचल तो होगी ना, कोई कुर्सी देनी होगी उसको, कोई उठेगा, कोई बैठेगा, इतना तो होता ही है। ये लिविंग पार्टी है तो व्हेन एनीबडी एंटर्स तो ये होता है। लेकिन कार्डर इंटैक्ट है, आइडियोलॉजिकली नो कॉम्प्रोमाइज़ है और मास में एडिशन होती है, उनको हम लेकर के आए हैं। इसलिए हम ये एसिमिलेशन और मैं चाहूँगा इसमें सर लैटरल एंट्री किसी को नहीं अच्छा लगता। नहीं, वो मैं कैडर में हम समझाने का काम हम करते हैं ना, और कैडर में लोग उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप कुछ स्पेसिफिक केसेस लेकर के उनका इंटरव्यू कीजिए, जो आए हैं वो भी, और जिन लोगों ने उनका सपोर्ट किया बीजेपी के अंदर उनका भी लीजिए। आपके ध्यान में आएगा कि देखिए, वन फाइन मॉर्निंग व्हेन द पर्सन कम्स टू नो दैट दिस पर्सन इज कमिंग, तो सीट्स के बारे में तो चर्चा होती है ना, मैं कहाँ जाऊँगा, इतना तो होता ही नहीं। ये ह्यूमन बीइंग है ना, तो ह्यूमन बीइंग सोचता तो है ही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप 10 डेज लेटर उससे पूछिए क्या फैसला ठीक था? हाँ, पार्टी के इंटरेस्ट में था। हाँ, लगोगे ना? हाँ, लगेंगे, करेंगे। तो ये एक, मैंने कहा नहीं कि इस कमरे में ही कोई आ जाए तो 5 मिनट के लिए तो हलचल होती है, लोग एडजस्ट करने में टाइम लगता ही है। आपके ट्रेन में कोई पैसेंजर नया एडिशन होता है तो इट टेक्स टाइम टू सेटल डाउन। एक स्टेशन तक तो ऐसे ही चलता है कि कहाँ बैठेगा, इसकी सीट कहाँ है, इसकी रिजर्वेशन कहाँ है, 10 बातें होती हैं। जो दूसरी बात है, जो अलायंस पार्टनर्स हैं, जो अलायंस में सीटें जाती हैं, वहाँ हमको ज़्यादा कॉशियस होना पड़ता है। वहाँ हमको ज़्यादा उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उनको ज़्यादा उनको काउंसलिंग करनी पड़ती है, और वो हम करते हैं। लेकिन क्या है, ये जीवंत पार्टी है, इतनी मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो सबको संभाल करके चलना ये भी हमारा काम है। अब एक घर में तो 2 बच्चे, उसमें से एक नाराज़ हो जाता है, आप दोनों के लिए टॉफ़ी लेकर के जाओ, उसके बावजूद भी बोलता है कि ये जो क्रीम कलर की टॉफ़ी का था ये मैंने खानी थी, ये जो रेड वाली थी ये आपने मेरे को। पार्टी अध्यक्ष आपको ही संभालना होता है। तो इतनी बड़ी पार्टी में आपने मेरा नाम पीछे लिया, उसका नाम पहले ले लिया, आपने पोस्टर पर मैं नहीं रहा, मुझे मंच पर नहीं हुआ, ऐसा सब चीज़ें चलती रहती हैं। बिकॉज यू सी आफ्टर ऑल देयर इन पॉलिटिकल पार्टी जी,
एवरीबडी वॉन्ट्स टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी रिवॉर्डेड फॉर इट। वो चाहते हैं कि उनको उनके लिए उनको सम्मान भी मिले। कई बार बारात में कोई नाराज़ हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो इतनी बड़ी एक्टिविटी होती है, इतना बड़ा इलेक्शन चल रहा होता है, 100-200 लोग अगर इसमें से उनको मुझे संभालना पड़े और उनको मुझे फ़ोन करना पड़े तो ये हम करते हैं। So finally a question, as president of the largest or one of the largest parties in the whole world, what is your biggest challenge and what is your biggest satisfaction? नहीं देखिए, चैलेंज तो हमारे लिए कोई एज सच इंडिविजुअल नहीं है। चैलेंज तो कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमने एक्सपैंड करना है और हमने कंसोलिडेट करना है। तो इसका बैलेंस बनाना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन एंड आइडियोलॉजिकल शार्पनेस हमारी बनी रहे, ये तीन का बैलेंस हमको करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए, मेरे लिए क्या, मेरे बाद भी जितने लोग आएंगे सबको ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा। सेटिस्फैक्शन के दृष्टि से हमें इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि एक इतनी बड़ी पार्टी इतने होमोजेनस तरीके से सब लोगों के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के कारण चल पा रही है। और मेरे लिए ये बहुत ही प्राउड प्रिविलेज है कि मुझे अ पर्सन लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ इस जिम्मेवारी पर काम करने का मौका मिला है, जो शायद लोगों को सेंचुरीज में नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मेरे लिए प्रिविलेज की बात है और सेटिस्फैक्शन इस बात में है कि सब लोग मिल कर के मुझे सपोर्ट भी करते हैं और मुझे सफलता की ओर जाने में सहूलियत प्रदान करते हैं, ये मुझे महसूस होता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपने ये वक्त हमारे साथ बिताया, एक्सप्लेन सो मेनी इश्यूज टू अस। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। Thanks for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do hit the like and subscribe buttons. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.